अच्छा, कल के मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी के मैच के बाद काफी फैंस अब सोशल मीडिया पे इस चीज में आर्गुमेंट में भिड़ गए हैं कि भैया अगर आर्सेनल अपना कैंपेन को समराइज करेगी तो कैसे बताएगी कि हम 200 दिन तक टॉप पे बने रहे थे, मैनचेस्टर सिटी पे हमने एक लीड ली थी, उसके बाद हमने बॉटल कर दिया, हमारे हाथ में कुछ ट्रॉफी तो आई नहीं, लेकिन हाँ हमने चैंपियंस लीग यहाँ पर डेफिनेटली अपना कंफर्म कर लिया। वही अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो वो यह कहेगी कि देखो यार हमने टॉप पे तो नहीं रहे थे हम, लेकिन हाँ हमने यहाँ पर चैंपियंस लीग भी कंफर्म किया है, तीसरे स्थान पर भी आए हैं और डेफिनेटली यहाँ पर काराबाओ कप भी हम यहाँ पर जीत चुके हैं। तो तुम्हारे हिसाब से दोनों के अगर कैंपेन की बात करें तो कौन सा ज्यादा अपीजिंग लगता है, या फिर तुम्हारा कोई और ही पर्सपेक्टिव है इस सीजन को देखने का? हे गाइस, दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो थोड़ी छोटी मोटी अपडेट पकड़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम हैरी मैग्वायर की बात करें तो यहाँ पर गैरेथ साउथगेट ने कह दिया कि देखो भैया हैरी मैग्वायर को लेके मैं तुमको पता है थोड़ा सा लीनियंट हूं, क्योंकि हैरी मैग्वायर की एक लेगेसी है, लोड़े की लेगेसी है, बट स्टिल लेगेसी है और उस लेगेसी को देखते हुए हम यहाँ पर ये मानते हैं कि भैया हैरी मैग्वायर को इंग्लैंड टीम में पूरा पूरा चांस मिलना चाहिए। अब ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन साउथगेट ने ये भी कंफर्म कर दिया कि हैरी मैग्वायर को डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं खिलाएगी या फिर उसको क्लब फुटबॉल नहीं मिलेगा तो इंग्लिश नेशनल टीम में वो अपनी जगह नहीं बना पाएगा, जैसा कि स्टर्लिंग के साथ हो रहा है। खैर, इसी के साथ अगर हम यहाँ पर जोसे मोरिनो की बात करें तो मोरिनो ने कल अपने इंटरव्यू में, जब उनका चल रहा था कि भाई रोमा वर्सेस सेविया का जो फाइनल होगा यूरोपा लीग का, उसमें जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये चीज कहा कि देखो यार एक ही क्लब है, 10 टीम्स में मैनेज कर चुका हूं अपने करियर में, लेकिन एक ही क्लब है जिससे मेरा दिल का वास्ता नहीं है और वो है यहाँ पर टॉटनहम हॉटस्पर। और इसके पीछे उन्होंने 2 रीजन कहे हैं। उन्होंने पहला रीजन दिया है कि भाई देखो कोविड था तो फैंस आए नहीं, तो मैं थोड़ा यहाँ पर इस चीज को फील नहीं कर पाया। वो शायद से 2019 से अप्रैल 2021 तक थे। और उन्होंने दूसरी चीज कहा है कि यहाँ पर डेनियल लेवी ने मुझको मेरे फाइनल से 1 हफ्ते पहले सैक कर दिया और उन्होंने मेरे को जीतने का मौका नहीं दिया। देखो, कायदे से मैं बताऊं ना तो ये बात तो सही है कि यार शायद से, क्योंकि अभी पता है अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो जोसे मोरिनो और टॉटनहम का जब तुम एक बार समराइज करोगे, हाँ ठीक है ऑल और नथिंग की वो बन गई है, सीरीज सी बन गई है, लेकिन उसके अलावा अब कुछ खास है नहीं, छठे पे आए थे ये। तो डेफिनेटली जोसे मोरिनो का एक इलिटिज्म था ना, जो जोसे मोरिनो का एक करिश्मा था कि भाई ठीक है उस चक्कर में यहाँ पर टॉटनहम कुछ तो कर सकती है, वो चीज बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई। और उसके ऊपर तो गोबर ऐसा लीपा है भैया डेनियल लेवी ने कि जस्ट मतलब आपकी टीम इतनी गुड़गोबर हो, इतनी रत्थड़ हो और आपको मैनचेस्टर सिटी से भिड़ना हो, पेप गार्डियोला से भिड़ना हो, और आपके पास लेजिट इतने सब गुड़गोबर में एक इलीट मैनेजर है, या फिर मैं कहूं दी ओनली मैनेजर जो कि पेप गार्डियोला को आंखों में आंखें डाल के कह सकता है कि मैं तो तेरे को हरा दूंगा, और आपने उसी को ही सैक करके किसको लिया है? रायन मेसन को। तो देखो यार किल से की तो है, तो ये बात तो है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी अशरफ हकीमी की और हैरी केन की। अब देखो, हाल ही में यहाँ पर सबसे पहले तो फुट मर्सेटो ने इस चीज को कंफर्म किया कि हकीमी का सही में ड्रीम है वापस से रियल मैड्रिड आना। और वहीं अगर हम हैरी केन की बात करें तो ये खबर आती है हमारी यहाँ पर कार्डिना सर से, जहां पर उन्होंने चीज कहा कि देखो हैरी केन को लेकर रियल मैड्रिड अटेंटिव नहीं है, बल्कि रियल मैड्रिड को लेकर हैरी केन यहाँ पर काफी अटेंटिव है, और ऐसे में हैरी केन ने अपने आप को डाला है टेबल पर। अब देखो, दोनों ही केसेस को आप देखोगे तो दोनों ही केस मेरे को लगता है कि बी प्रायोरिटी पे आते हैं, दोनों को ही आप टॉप प्रायोरिटी नहीं बना सकते। उसका मैं रीजन बताता हूं। अब जहां हकीमी एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट हो सकता है कारवाहाल का, और ऑफ कोर्स लुकास वास्कस पे भी बहुत बड़ा अपग्रेड होगा, और अशरफ हकीमी को भाई रियल मैड्रिड में रह भी चुका है, तो हम थोड़ा सब कहते भी हैं कि हाँ यार हकीमी को तो सेल नहीं करना चाहिए। तो जैसे थियो हर्नांडेज पे कभी कभार हम कह देते हैं, दिक्कत आती है भाई वो ऑलरेडी पीएसजी का प्लेयर है और पीएसजी भाई नहीं नेगोशिएट करेगी। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो जाती है कि रियल मैड्रिड की अगर हम अभी ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो वो थोड़ी सी डिफेंस पे कम ध्यान दे रही है, डिफेंस पे उनका थोड़ा ध्यान कम है, और कहीं ना कहीं शायद से वो आने वाले 1 साल तो और यहाँ पर राइट बैक पे नहीं खर्च करने वाले। मे बी वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अशरफ हकीमी को लेकर वैल्यूएशन जो पीएसजी के वो इतनी ज्यादा हो जाए कि यहाँ पर हमको किसी और प्लेयर पे थोड़ा टर्न अप करना पड़े, चाहे हम यहाँ पर फ्रिम्पोंग की बात करें, चाहे हम डम्फ्रीज की बात करें, चाहे हम किसी और राइट बैक की बात करें, युआन फॉयत वगैरह, इन सब की बात करें। तो ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड अशरफ हकीमी को लेकर प्रैक्टिकलिटी पे अभी सही में कन्विंस नहीं कर पा रही अपने आप को। वहीं हैरी केन की बात करूं तो हैरी केन इज नॉट अ प्लान बी प्लेयर, हैरी केन कैन नॉट बी अ स्क्वाड रोटेशन प्लेयर। आप हैरी केन और करीम बेंजेमा को आपस में बिठा के ये नहीं कह सकते कि ठीक है तू स्टार्टिंग 11 में रहेगा और तू स्क्वाड रोटेशन में जाएगा, उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसे में आप इस समझ सकते हो कि अगर हैरी केन की हम बात करें तो हैरी केन को साइन करने का मतलब 2 चीजें होती है। आपको सबसे पहले तो इमीडिएट बेसिस पे आपको हैरी केन को ये बताना पड़ेगा कि भाई देख तू स्टार्टिंग 11 में आ रहा है, करीम बेंजेमा कहना पड़ेगा तू बीच में बैठ रहा है, जो कि कार्लो नहीं करेगा।
साथ ही आपको ये बताना पड़े, ये भी आपको गिव अप करना पड़ेगा कि आप आने वाले सीजन्स में ना ही एम्बापे पे साइन करने वाले हो ना ही हालैंड को साइन करने वाले हो, क्योंकि हैरी केन अभी 29-30 का ही है और अभी है टाइम अच्छा खासा ना, 3-4 साल होते हैं। तुम सोचो अभी लेवेंडोव्स्की में भी 3-4 साल बताया जा रहे हैं जबकि वो ऑलरेडी 34 का है, तो हैरी केन का जिस टाइप का प्रोफाइल है वो ठीक है। और मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो कन्विक्शन है, जो जरूरत है, वो रियल मैड्रिड से ज्यादा है। तो चाहे उनको 10-15 मिलियन फालतू देने पड़े, वो रियल मैड्रिड को तो लूज नहीं करेगी। तो ये डील तो दोनों की दोनों खत्म। खैर, इस रियल मैड्रिड के साथ एक अच्छी खबर ये आई है कि हाल ही में तुमको पता है कि रियल मैड्रिड कसिया की बात करें तो राव उनके मैनेजर है। और भाई राव गोंजालेस की अगर हम बात करें तो जिसको कहा जाता है कि नेक्स्ट जिनेदिन जिडान, जो कि मेरे को लगता है कि किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ही शुड बी द नेक्स्ट राव तो है ही वो। अब ऐसे में यहाँ पर उनको ये पता है रियल मैड्रिड उनके रास्ते में नहीं आने वाली अगर उनको यहाँ पर टॉप यूरोपियन क्लब्स पे कोई ऑफर आएगा, जो कि आ रहा है भाई। उनको अच्छी खासी हाइप है, लेकिन रियल मैड्रिड ने ये कंफर्म जरूर कर दिया कि भैया तू चला जा, लेकिन हमारे पास तेरे लिए एक अच्छा खासा प्लान है। अब देखो, इसका एक इमरजेंसी प्लान हम ये बताए थे कि अभी जहाँ ये कंफर्म हो रहा है कि कार्लो एंसेलोटी एटलीस्ट एक सीजन तो रुकने वाला है, उसमें ये चीज इमरजेंसी बताई जा रही है कि अगर बीच में जो नैया है वो डूब गए रियल मैड्रिड की, तो कार्लो को सैक करना पड़ गया, तो ऐसे में यहाँ पर राव इमीडिएट बंदा होगा जिसको मैनेजर बनाया जाएगा और आने वाले टाइम में राव को परमानेंट मैनेजर बनाया जा सकता है। अगर हम नागलसमैन की बात करें, जिडान की बात करें, इनसे बात नहीं बनती है। अब इसमें प्रायोरिटी मैं तुमको सही बताऊं तो क्लियर नहीं कर सकता, क्या ही झूठ बोलूं। प्रायोरिटी अभी भी किसी भी रिपोर्ट में नहीं लिखी गई है, बस ये बताया गया कि हाँ राव एक अच्छा खासा कैंडिडेट है जिसके लिए रियल मैड्रिड के पास प्लान भी है। क्या इसी के साथ अगर हम यहाँ पर अब थोड़ी सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लें तो देखो, सबसे पहले तो रोनाल्डो को लेकर हाइप बन रही थी क्योंकि हाल ही में WWE का एक नाइट ऑफ चैंपियंस का इवेंट है यहाँ पर जद्दा में। तो भाई ऐसा बताया जा रहा था कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी उसको अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट्स बिल्कुल खराब है, खारिज हो गई हैं, क्योंकि एक्चुअली में अल नसर का उस दिन मैच है। इत्तेफाक एतराज तालियां। तो भैया अल नसर का और इत्तेफाक का यहाँ पर मैच है। तुमको पता है कि जो सऊदी प्रो लीग है वो अपने फाइनल शोडाउन में जाने वाली है। ऐसे में यहाँ पर अगर अल नसर जीत जाती है और यहाँ पर जो अभी टाइटल होल्डर्स है, आई थिंक अल इत्तिहाद है या फिर अल हिलाल है, तो वो अगर स्लिप अप कर जाते हैं तो डेफिनेटली अल नसर के पास मैच जीतने का ही मौका हो सकता है और मैच जीत के यहाँ पर वो अपनी लीग में भी विक्ट्री ले सकते हैं। ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस इवेंट को तो नहीं ज्वाइन करने वाले। अच्छा, एक अच्छी खबर ये भी आई है, अच्छी कहो बुरी कहो, भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में अपने जब उन्होंने यहाँ पर अल शबाब के अगेंस्ट विनर मारा था, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में ये चीज़ कहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये मानते हैं कि भैया देखो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर सऊदी लीग की बात करें तो टॉप 5 लीग्स में आना डिजर्व कर सकता है अगर वो आने वाले टाइम में प्लेयर्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करे, और उसको पता है कि भाई पैसा बहुत है सऊदी लीग पे, तो डेफिनेटली ये चीज़ होने वाली है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर थोड़े थोड़े चांसेस है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लीव करने के, वो कम है। अब इसके पीछे यहाँ पर बहुत मल्टीपल है। सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं ऐसा, यहाँ पर उसको कोई लूप होल मिल रहा हो। दूसरी चीज़ ये है कि पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो पैसे को भी क्यों ठुकराएगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि सीधी सी बात है, सऊदी अभी अगर हम उसकी बात करें, सऊदी विजन की बात करें, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लियोनेल मेसी अगेन इन अ लीग, तो वो यहाँ पर रोनाल्डो को जाने नहीं देना चाहते। रादर वो यहाँ पर कैसा हो सकता है कि भाई वो रोनाल्डो अगर कुछ कर दे तो रोनाल्डो की सैलरी और बढ़ा दे और फिर लियोनेल मेसी की को भी वो साइन कर ले, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो दोनों ही मैमथ, दोनों ही वंस इन अ लाइफ टाइम सुपरस्टार्स को एक ही लीग में खिलाते हुए देखना चाहते हैं। और सोचो भाई, किसने सोचा था, हम जब ये सोच रहे थे कि पीएसजी ऐसा कर सकती है, तो ये किसने सोचा था कि अल नसर और अल हिलाल कर देंगे। खैर, इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें लियोनेल मेसी की, तो भैया देखो सबसे पहले तो मेसी के रिगार्डिंग 2 खबर हैं यहाँ पर। अगर एल मुंडो की बात करें तो उन्होंने कंफर्म किया कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की बात करें तो बार्सिलोना के तीनों कैप्टन, सर्जी रोबर्तो की बात करें, बुस्केट्स की बात करें और जॉर्डी अल्बा की बात करें, तो तीनों के तीनों पेरिस गए थे और वहां पर उन्होंने डिनर करा था लियोनेल मेसी के साथ, जहां पर इस पे काफी चर्चा हुई थी कि भैया क्या है क्या सीन नहीं है। तब लियोनेल मेसी ने कंफर्म किया था कि भैया मेरे को बारसा से अभी भी कोई ऑफर नहीं आया है और मैं उस ऑफर का वेट कर रहा हूं। अब यहां पर क्या ये बहुत बड़ी और नई अपडेट है? नहीं, लेकिन क्या इससे हम मान सकते हैं हिंट अगर आने वाले अपडेट का ले तो भैया देखो हिंट ये है कि ला लीगा ने अभी भी इनके फिजिबिलिटी प्लान पे नहीं मुहर लगाई है, जो कि लग जानी चाहिए थी। अगर हम जेरार्ड रोमेरो की बात करें या फिर बड़े बड़े स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने 19 मई का बात किया था। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि भैया जो चीजें हैं वो बहुत स्लो चल रही हैं और ला लीगा की तरफ से कोई ऐसा ऑप्टिमिज्म और एक्साइटमेंट दिख भी नहीं रहा कि क्या है। हाउएवर इतना मतलब चीजें इतनी थोड़ी सी कंसर्न है कि बार्सिलोना को ऐसा लग रहा है कि भैया
मेसी की डील तो ये लेके साले डूबेंगे ही डूबेंगे, बल्कि गुंडोगन की डील भी कैंसिल करवाएंगे। ऐसे में यहाँ पर ला लीगा ने शायद से अभी प्रपोज पे और भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं बार्सिलोना से, और बार्सिलोना अभी भी होप कर रही है कि भैया जो हमने काम किया है, और उसमें जॉर्डी अल्बा वाला जो धक्का है वो तो भाई काफी बड़ा धक्का है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो स्पेस है वो बन गई है। मेरे को लगता है कि यहां पर लियोनेल मेसी का मिशन तो पूरा हो जाएगा, उसके ऊपर किसी प्लेयर को साइन करना बार्सा के लिए मुश्किल हो जाएगा, ये मेरा मानना है। आई थिंक मैं तो यही मानता हूं कि मेसी का मिशन तो तेबस नहीं गुड़ गोबर करेगा, वो खैर वो तेबस है तो कुछ भी कर सकता है। खैर इसी के साथ अगर हम यहाँ पर फाइनल अपडेट की बात करें तो भैया लियोनेल मेसी की अगर हम बात करें तो भैया मेसी यहां पर अगर बार्सिलोना को ज्वाइन करता है तो वो उनका कैप्टन होने वाला है, और इसको लेके रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ड्रेसिंग रूम में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, कुछ भी यहां पर कंफर्म, मतलब वैसा नहीं है कि भाई ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, सब कंफर्म है, सब बिल्कुल प्लेट पर सजा हुआ मिलेगा लियोनेल मेसी को। और काफी लोग मानते हैं कि डिजर्वेडली सो लियोनेल मेसी यहां पर कैप्टन होना चाहिए। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहां पर डेफिनेटली फिर रोनाल्ड अराउजो भी है, फिर लेवेंडोव्स्की भी है, और उसके बाद यहां पर बाकी के प्लेयर्स भी हैं जो कि यहां पर कैप्टन का जो आर्म बैंड है वो ले सकते हैं, लेकिन अभी जो सबसे ऊपर है वो लियोनेल मेसी है, और विदाउट कंटेस्टेड यहां पर वो कैप्टन है। खैर इससे एक छोटा सा हिंट जो कि रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि लियोनेल मेसी अगर कैप्टन बनता है तो ये भी कंफर्म है कि लियोनेल मेसी वुड बी इन स्टार्टिंग 11 एब्सोल्युटली एवरी सिंगल टाइम, जो कि इस रिपोर्ट को खारिज करता है कि लियोनेल मेसी यहां पर थोड़ा बैकअप का रोल निभा सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जावी लियोनेल मेसी के साथ उसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करने वाला है जिस स्ट्रैटेजी के साथ यहां पर जिडान ने रोनाल्डो के साथ करा था। डू लेट मी नो कि आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। अच्छा इसी के साथ अब थोड़े से मैच रिव्यू की बात कर लेते हैं, यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी की। सबसे पहले तो भाई देखो मैंने पहले कह दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चैंपियन लीग में क्वालिफाई कर दिया, दैट इज रियली रियली गुड थिंग, और ना ही सिर्फ नंबर 4 से ऊपर आए हम, नंबर 3 भाई गुड है, काफी सही है। लेकिन मैं तुमको एक चीज सही बताता हूं, अगर आप न्यूकासल को देखोगे, अगर आप आर्सेनल को देखोगे, मैनचेस्टर सिटी को देखोगे और मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखोगे तो टॉप 4 में से सबसे वीक लिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है। अगर मैं कल के गेम की बात करूं तो मैं तो तुम्हें पहले कहा था, देखो यार सीधी सी बात है, मेरे को चेल्सी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, हाउएवर स्कोर लाइन पे ज्यादा मत जाना, स्कोर लाइन बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं कैसे कहूं कि इन्फ्लेटेड कह सकते हो, मतलब एट टाइम्स अगर आप सेकंड हाफ को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 6-0 से क्यों नहीं पैदा। लेकिन अगर आप यहां पर पहले हाफ को देखोगे तो आपको यह भी लगेगा कि यार चेल्सी ने 4 गोल क्यों नहीं मारे, चाहे आप काय हैवर्ट्स के उसकी बात करो, काय हैवर्ट्स के मिस की बात करो, चाहे आप गैलेगर के मिस की बात करो, चाहे आप एक दो ऐसे मिस की बात करो जो कि सही में चेल्सी ने बहुत ही लुल यहां पर मिस करे थे। बट देन अगेन अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करो तो फिर चांसेस उन्होंने ही मिस करे थे, और जो लॉन्ग टर्म ये जो इनकी प्रॉब्लम है कि भैया गोल के सामने कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, वो दिक्कत है। कल मेरे को 2-3 चीज में वो काफी वैसी लगी। सबसे पहले तो ये है कि चेल्सी में यार कैरेक्टर नहीं दिख रहे मेरे को, दे है कैरेक्टर, लेकिन अगर एक मैनेजर कैरेक्टर को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा तो वो वहां पर फ्लॉप हो गया। और लैम्पार्ड को मैं कहूंगा कि यस ही फ्लॉप्ड ऑन मेनी एरियाज, लेकिन एक ये एरिया भी होगा जहां पर पोचेटिनो दूर बैठ के देख रहा होगा कि यस लैम्पार्ड यहां पर भी बहुत मिजरेबली फेल हुआ है कि आप अपने कैरेक्टर्स को नहीं उठा पा रहे। डेफिनेटली आप यहां पर सेकंड हाफ में जब उतरे थे तो आपको एक कैरेक्टर लेके आना था, और आपने अच्छा खेला था, मैं सही बता रहा हूं, उन्होंने अच्छा खेला था, इनमें वो बिलीफ होना चाहिए था कि यूनाइटेड को ओल्ड ट्रैफोर्ड पे हरा सकते हैं, बट वो कैरेक्टर था ही नहीं, और वो कैरेक्टर शायद से लैम्पार्ड इन्फ्यूज भी नहीं कर पाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं तो एक बार फिर से कंफर्म हो गया कि भैया देखो एंटनी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। देखो मेरे को एंटनी हरकत करता वो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अगर गार्नाचो की बात करूं, गार्नाचो भाई इतना डायरेक्ट प्लेयर है ना, मतलब गार्नाचो का आप कैसे बताऊं यार, मेरे को ऐसा लगता है गार्नाचो एज ए सुपर सब ना, मतलब इतना ज्यादा इफेक्टिव है। एक तो बहुत डायरेक्ट है, बहुत ही ज्यादा उसका मूवमेंट कांस्टेंट है, और दूसरी चीज भाई वो लीथल भी है, रूथलेस भी है, उसका आईक्यू भी अच्छा खासा है। बस हाँ लीथल और रूथलेस भी है, जो कि हम ग्रीनवुड के लिए भी यूज कर सकते थे, कि भाई वो भी रूथलेस है काफी, मतलब उसका डायरेक्ट जो होता है ना कि नहीं हमको गेम वेम तो ठीक है, हमको तो सीधा गोल पे मारना है, और वो उसके डायरेक्ट थ्रेट करेंगे। साथ ही भाई मार्शियल की अगर आप गेम स्टाइल की बात करोगे, टैलेंटेड है, बढ़िया है, लेकिन भाई उसमें वो ट्रेडिशनल नंबर 9 वाली वाइब नहीं है, वो उसको भाई टाइम चाहिए होता है बॉल पे, और वो चीज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब आप इतने हाई टेम्पो वाले गेम में खेलते हो। मेरे को एक चीज और खराब लगी, वो था यहाँ पर भाई अपना मिडफील्ड, कासिमिरो ना हो, ये मिडफील्ड बिल्कुल नंगी है। ऐसे में यहाँ पर एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस के डिफेंसिव ट्रेड की बात करूं तो कल थोड़ा सा तो खराब था, क्योंकि चेल्सी बहुत आराम से हमारे को बाईपास कर रही थी। अब यही चीज आप कह सकते हो कि चेल्सी की बात करें तो चेल्सी का तो बिल्कुल ही गुड़गोबर था, चेल्सी का बिल्डअप खराब था। और अगर आप देखो कि कैरेक्टर की बात करें, फोफाना की जो गलती थी, चाहे जिस पे रैशफोर्ड ने गोल मारा था, 30 गोल हो गए, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आई थिंक सर एलेक्स फर्गसन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है उस एरा के बाद जब किसी प्लेयर ने 30 गोल मारे हैं यहाँ पर, तो दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थिंग।
लेकिन भाई चेल्सी का प्रेस भी खराब है और चेल्सी का बिल्डअप भी खराब है। लेकिन सही बताऊं तो मेरे को लगता है कि यहां पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो उनका कॉम्पैक्टनेस भी खराब है, जो कि सेकेंड हाफ में टू बी ऑनेस्ट ठीक करा था। असल में दिक्कत ये होती है कि हमारा जो इन्वर्टेड और ओवरलैपिंग फुलबैक का सिस्टम है ना, उसको कवर करने के लिए कोई है नहीं। जैसे अगर लूक शॉ की मैं बात करूं तो लूक शॉ जब भैया इन्वर्टेड फुलबैक की तरह खेलता है, नहीं थर्ड सेंटर बैक की तरह खेलता है, तो ठीक है, इट्स गुड, आप कॉम्पैक्ट है आपकी टीम। लेकिन जब उसको वाइड जाना पड़ता है तो उस स्पेस को कोई कवर नहीं कर रहा, तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। फिर आपको उसको कवर करना पड़ेगा। भाई कासिमिरो अगर एक बैक फोर को अगर शील्ड कर रहा है तो आपके जो दूसरे मिडफील्डर है, चाहे ब्रूनो की बात करो, चाहे आप एरिक्सन की बात करो, या फिर इवन दो आप मार्कस रैशफोर्ड की बात करो। और इस चीज को टेन हैग ने थोड़ा ठीक भी करा था। अगर आप देखो कि जब हमने 2-0 की लीड ले रखी थी तो हम बैक 5 में भी आ गए थे, जहां पर मार्कस रैशफोर्ड लेफ्ट विंग बैक काम कर रहा था, और वो इसी चीज के लिए थे कि आपको वो स्पेस कवर करना पड़ेगा। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि मेरे को लगता है कि चेल्सी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो उनके कैरेक्टर की है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।